गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुपम शर्मा आपके सामने पुनः फिर से मौजूद हूँ कुछ नए वर्ड्स लेकर के। उसके बाद फिर हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के बारे में। और जिस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगातार अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गेन कर रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव फील हो रहा होगा, अपने आप में कुछ सुधार लग रहा होगा कि हाँ हम कुछ बेहतर प्राप्त कर पा रहे हैं। और कुछ हमारे अंदर इंग्लिश में जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था वो या वीक जो पॉइंट है वो और स्ट्रांग होता चला जा रहा है, और जो हम पढ़ चुके हैं वो रिवीजन भी होता होगा। तो चलिए एक बार फिर सब लोग एक साथ फिर से जुड़ जाते हैं और पढ़ते हैं 10 नए वर्ड्स, और इनके बारे में जानने के बाद हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देखते हैं फटाफट। पहला वर्ड लिखा हुआ है राइफ। राइफ का मतलब होता है फैला हुआ, दूर तक, विशाल, प्रचंड, जिसे कह सकते हैं बहुत बड़ा दिखने वाला, तो वो कहलाता है हमारा वाइड स्प्रेड। याद रखिएगा, राइफ का मतलब व्यास में जैसे बहुत दूर तक विशाल का है, काफी दूर तक लेकर घेर कर चलता है, तो वाइड स्प्रेड फैला हुआ, व्यास में प्रचंड या विशाल का जो सेंस आता है दैट इज कॉल्ड राइफ। नेक्स्ट वर्ड इज राइल। याद रखिएगा, राइल राइल एक वर्ड है जिसका मतलब है गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान करके रख देना, किसी को उकसा देना, एनॉयड कर देना, एग्रेवेट करना। तो एनॉय, एग्रेवेट ये चीज कहलाती है राइल। तो राइल का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, थका देना, परेशान कर देना, चिढ़ा देना, तो वो कहलाता है एग्रेवेट, उग्र कर देना, एनॉय, परेशान करके रख देना। नेक्स्ट वर्ड इज शैडोनिक। अगला वर्ड है शैडोनिक। शैडोनिक का मतलब उपहासपूर्ण, मतलब उपेक्षापूर्ण, मजाक, उपहासपूर्ण, ऐसा करना जिसमें मजाक उड़ाना या किसी को इग्नोर करना, ऐसा कोई कार्य होता है वो कहलाता है उपहासपूर्ण या सिनिक जिसे बोलते हैं, क्या कहलाता है वो? शैडोनिक। तो शैडोनिक का मतलब उपहासपूर्ण, जिसका सिनोनिम हो जाएगा सिनिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्लगर्ड। स्लगर्ड का मतलब एक बेकार व्यक्ति, नीरस, भद्दा, जिसे काम नहीं करता, ढीला ढाला, सुस्त जो व्यक्ति होता है वही कहलाता है हमारा स्लॉथफुल। इसके पहले मैंने बताया था स्लगिश, लेजी। तो लेजी व्यक्ति होता है बेकार, ढीला ढाला, सुस्त होता है, तो किसी कार्य का नहीं होता है, तो वही पर्सन कहलाता है स्लगर्ड या स्लॉथफुल या लेजी या स्लगिश। नेक्स्ट वर्ड इज शबवर्ड। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। शबवर्ड का मतलब उलट पुलट कर देना, तख्ता पलट देना, नष्ट कर देना, बेकार कर देना, खराब कर देना, वही कहलाता है हमारा ओवरटर्न। ओवरटर्न, अंडर माइन भी बोलते हैं, अंडर माइन इसी के अंतर्गत आता है। ओवरटर्न कर देना, तख्ता पलट देना, नष्ट कर देना, बेकार कर देना, वही कहलाता है शबवर्ड। स्पेशली ज्यादा अच्छी सटीक मीनिंग तख्ता पलट कर देना, किसी स्थिति को पलट देना, ओवरटर्न करना, वही कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज टीडियम। टीडियम का मतलब थकावट, ग्लानि, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो आता है वो होता है हमारा ड्राइवनेस। याद रखिएगा, टीडियम, टीडियम का मतलब थकावट, ग्लानि या ड्राइवनेस। नीरसता कह सकते हैं, जिसे नीरस आता है, ड्रीरीनेस इसी में आता है। एक नीरसता, ड्रीरीनेस, वो भी आपका इसी टीडियम का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज टेंटामाउंट। बढ़िया वर्ड है, याद रखिएगा, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब समान, समकक्ष, एक समान, दैट इज कॉल्ड टेंटामाउंट या कॉमनसुरेट। याद रखिएगा, कॉमनसुरेट या इक्वल जिसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट होता है, एक समान, वही कहलाता है हमारा टेंटामाउंट। समान, समकक्ष, कमेंसुरेट, इक्विवेलेंट, इक्वल, एक समान जो दिखने लगता है वो कहलाता है टेंटामाउंट। याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब बिल्कुल, सुनिश्चित, स्पष्ट, होने वाला, सुनिश्चित है, वही क्या या प्रभावशाली से कह सकते हैं, गंभीर, प्रभावशाली, इफेक्टिव, सैकी, वही कहलाता है हमारा ट्रेमुलस। बिल्कुल सुनिश्चित है कि नहीं ऐसा ही होगा या होने वाला, प्रभावशाली है, दैट इज कॉल्ड सैकी, ट्रेमुलस। नेक्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेज। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है, अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब उल्लंघन कर देना, बात ना मानना, विरोध करना, जहां पर आता है ऑफेंस। याद रखिएगा, विरोध करना, ऑफेंस, किसी के खिलाफ जाना, दैट इज कॉल्ड अम्ब्रेज। याद रखिएगा, अम्ब्रेज का मतलब उल्लंघन, विरोध करना, उसके खिलाफ जाना, वही कहलाता है ऑफेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मतलब अस्त व्यस्त, बिखरा पड़ा हुआ, इधर उधर, जंबल जिसे बोलते हैं, स्टम्बल, इधर उधर, वही कहलाता है हमारा श्लोपी। याद रखिएगा,
अनकेम्ड, अनकेम्ड का मतलब अस्त व्यस्त, इधर उधर फैला हुआ, बिखरा पड़ा हुआ, डिसऑर्डर में होना, बिल्कुल जंबल वर्ड जैसे हमारे होते हैं इधर उधर, सही ऑर्डर पे ना होना, मेसी जिसे बोलते हैं मेस, मेस सब इधर उधर कर देना, दैट इज कॉल्ड आल्सो क्या कहता है, स्लॉपी, स्लॉपी कहलाता है। ये आपके 10 वर्ड्स थे, अच्छे वर्ड्स हैं, इनको आप फिर से अपने वोकैब्स में एक बार फिर से ऐड कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए, यूज करते रहिए, इनका लगातार अपने सेंटेंसेस में ढालने की कोशिश करिए, अपने दिमाग में, अपने जुबान पे इनको चढ़ा लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, बैंक में या SSC में, ठीक, याद रखिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं। चलिए जल्दी से इनको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक एडजेक्टिव की ओर। क्लियर हो गया? चलिए नजर डालते हैं एडजेक्टिव के कुछ नए पॉइंट्स पर। बहुत आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, जिनसे छोटी छोटी से बातें लेकिन एरर्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं, देखिएगा। चलिए देखते हैं, नजर डालते हैं। आज हम एडजेक्टिव के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा किस तरह से इनका यूज होता है, और इनसे रिलेटेड एरर्स भी अक्सर आ जाती है इनके यूज में। 4 वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। बहुत ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव पढ़ रहे इसका मतलब कंफर्म है कि इनके साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा, पहला पॉइंट। तो देखिए इनके अर्थ में और इनके यूज में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से हम इनको सही तरह से यूज कर सकते हैं, कहां पर एरर हो सकती है, ये पॉइंट याद रखिए। अदर का मतलब दूसरा, अन्य, अदर का मतलब दूसरा या अन्य, जैसे अदर बॉय या द अदर बॉयज, सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। तो यहां पर एक याद रखिएगा कि अदर के साथ में आपका जैसे अदर एंड, कई बार आपने सुना होगा कोई बात आती है कि कोई बात बताई गई और उसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात आ रही है, तो द अदर हैंड ही इज स्पीकिंग अबाउट हिम। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई दूसरा बात किया जाए तो उसकी तरफ, तो द अदर हैंड इसके साथ में आपका सिंगुलर भी आता है, द अदर बॉय, और उसके साथ में आपका प्लूरल भी आता है, द अदर बॉय। देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा बताने का मतलब क्या है। अदर दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य मतलब जैसे लिख दिया जाए कि प्लीज कॉल द अदर बॉय, दूसरे लड़कों को बुलाइए। इसका मतलब ये है कि किसी को बुलाया गया वो उस कार्य के लिए सुटेबल नहीं होगा, या जो भी बात है नहीं उस कार्य के लिए परफेक्ट है, तो दूसरे को बुलाइए, उसको हटा दीजिए। लेकिन अनदर, यही आपका मिल के बना एन अदर, एक दूसरा, मतलब एक और बुलाइए, एक और, ये तो है ही, इसके अतिरिक्त एक दूसरा, यही हमारा एन अदर मिल के बना अनदर। याद रखिएगा दोनों में क्या है, अदर का मतलब दूसरा, कोई भी दूसरा, अदर, एंड अदर का मतलब एक दूसरा, इसका मतलब एक चीज तो है लेकिन उसके अतिरिक्त दूसरी भी, जैसे अब इसमें होता क्या है, एंड अदर यही मिल के बना अनदर, तो अब आप अनदर के पहले एंड नहीं लगाएंगे। पहली पॉइंट कि एंड अदर मिल करके ही बना अनदर, को एक और अतिरिक्त या कोई एक दूसरा, याद रखिएगा। तो इसके अनदर के पहले आपको एंड नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए यहां पर कि शी वांट्स एन अनदर बुक, शी वांट्स एन अनदर बुक। तो अब यहां पर ये जो अनदर लिखा हुआ है, ये एन और अदर से मिलकर के ही बना, इस वजह से आपको अब अनदर के पहले एन लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपने लगा दिया तो गलत है। इसका मतलब ही यही हो गया कि शी वांट्स अनदर बुक, इसका मतलब उसके पास कोई बुक है, उसे एक और या एक दूसरी बुक चाहिए। जैसे मैंने कोई पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन, मैंने शॉप में गया, एक पेन मैंने मांगा, भैया प्लीज गिव मी अ पेन, एक पेन मुझे मिल गया, फिर मैंने बोला प्लीज गिव मी अनदर पेन। तो इसका मतलब कि एक पेन तो मैंने ले लिया, उसके अतिरिक्त एक और चाहिए, अनदर। तो फॉर एग्जाम्पल प्लीज कॉल 3 बॉयज, 3 लड़कों को बुलाइए, ध्यान समझिएगा, प्लीज कॉल 3 बॉयज, 3 लड़कों को बुलाइए, बुला दिया गया। उसके बाद फिर बोला गया कि प्लीज कॉल अनदर बॉय। इसका मतलब ये नहीं कि 3 को हटा दिया गया,
वहां पर 3 बुलाए गए थे, उसके अतिरिक्त एक और बुलाया गया। याद रखिएगा, अदर, अनदर। अदर का मतलब दूसरा, दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य। फिर अनदर का मतलब है एक और या उसके अतिरिक्त एक और दूसरा, एक दूसरा, एक और या एक अतिरिक्त। तो वही सी वांट्स, मैंने बोला एंड और अदर मिलकर अनदर बना। तो पहला पॉइंट कि इसके पहले एंड नहीं लगेगा, अनदर के पहले एंड नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अपने आप में ही एक दूसरे का सेंस छुपा है, तो अनदर अकेले आएगा। और इसका मतलब यही है कि कोई एक तो है, उसके अतिरिक्त दूसरा, याद रखिएगा, वो आता है हमारा अनदर। इसके पहले कभी भी एंड नहीं लगाएंगे, एंड अदर से मिलकर अनदर बना। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें अनदर का मतलब एक और दूसरा, वो तो है ही एक और। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लिख दें हम, यहां पर लिख दिया जाए, प्लीज गिव अनदर चेयर। इसका मतलब एंड अदर, एक और चेयर, एक दूसरी चेयर और दे दीजिए। एक चेयर तो है, एक और चाहिए, तो प्लीज गिव अनदर चेयर, एक दूसरी चेयर दे दीजिए। ठीक, याद रखिएगा। एनी अदर, एनी अदर का मतलब कोई अन्य। याद रखना, एनी अदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। एनी अदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। इसके पहले मैंने अभी सम, एनी, मच और मैनी का टॉपिक बताया था, उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया था। वहां पर आप देखिएगा बताया गया था कि सम और एनी में क्या डिफरेंस है। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब ये निगेटिव सेंस ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में कुछ बताया जा रहा है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ भी अब क्वेश्चन पूछना है, तो कहता है कि भाई क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं पर वो आता है एनी अदर क्वेश्चन, कोई और। एक निगेटिव सेंस होता है एनी अदर, एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या, ऐसा सेंस आता है। तो एनी अदर का मतलब कोई अन्य। अब याद रखना, एनी अदर की जगह अनदर का यूज नहीं कर सकते हो, अनदर की जगह एनी अदर का यूज नहीं होगा, एनी अदर की जगह नो अदर का यूज नहीं होगा। ये अपने आप में, अब नो अदर तो खुद में ही एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ दूसरा निगेटिव वर्ड भी नहीं आएगा। नो या नॉट फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। तो अनदर कोई एक के अतिरिक्त एक दूसरा, मतलब एक दूसरा। शी वांट्स अनदर बुक, उसे दूसरी किताब चाहिए, एक और पेन चाहिए। आई वांट अनदर पेन, मुझे एक दूसरा पेन चाहिए। एनी अदर कोई अन्य, एनी अदर कोई अन्य, इसका ये याद रखना, एनी अदर का प्रयोग आपका निगेटिव सेंस में होता है। एनी अदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है, नकारात्मक भाव रखता है एनी अदर। याद रखना, किस तरीके से, सही से समझिएगा कि एनी अदर का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए, यहां पर लिखा था सी वांट्स अनदर बुक। अब यहां पर अगर हम लिख दें सी डज नॉट वांट अनदर बुक, तो ये गलत हो गया। याद रखिएगा, मैंने बोला अनदर का प्रयोग एक दूसरा अफर्मेटिव में होगा, जबकि एनी अदर का प्रयोग निगेटिव में होता है। इसलिए यहां पर लिखा सी डज नॉट वांट अनदर बुक, उसे एक दूसरी बुक नहीं चाहिए, तो ये आपका गलत है। निगेटिव में अनदर का प्रयोग ना करके निगेटिव में आपको एनी अदर का प्रयोग करना है। सी डज नॉट वांट एनी अदर बुक, उसे कोई दूसरी किताब नहीं चाहिए। कोई दूसरी, कोई अन्य, कोई दूसरी या कोई अन्य, याद रखिएगा। इस तरह से आप निगेटिव सेंस में एनी अदर का यूज करेंगे, जबकि अनदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में किया जाएगा। अनदर की जगह एनी अदर का यूज नहीं कर सकते, एनी अदर की जगह अनदर का यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। अब बात आती है नो अदर की, तो नो अदर का मतलब, नो अदर का मतलब ऑलरेडी निगेटिव, कोई अन्य नहीं। ये सबसे ज्यादा आपने जैसे पढ़ा होगा, जब हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री आता है, तो जब हम तुलना करते हैं किसी एक की किसी से भी, कहने का मतलब
जब कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई प्लेस सबसे अलग होता है और उसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो उस कंडीशन में नो अदर से स्टार्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पर बता दें, लिख दिया जाए यहां पर नो अदर बॉय इज सो वाइज एज रमन। कोई दूसरा लड़का नहीं है इतना बुद्धिमान जितना कि रमन। कोई दूसरा, कोई अन्य, कोई दूसरा नहीं, कोई अन्य नहीं, ऑलरेडी नहीं का सेंस छुपा है। नो अदर, कोई नहीं, अदर दूसरा, कोई दूसरा नहीं है इतना बुद्धिमान जितना कि रमन। कोई दूसरा लड़का इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि रमन। तो जब ऑलरेडी निगेटिव सेंस छुपा है दोबारा इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अदर दूसरा, अन्य, अदर मतलब अदर एंड द अदरवाइज, अदरवाइज, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन आ सकता है। सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाउन आ सकता है। अनदर का मतलब एक दूसरा, एन अदर, एन ऑलरेडी जुड़ गया, एन अदर से मिलकर अनदर बना तो अनदर के पहले एन नहीं आएगा, एन अनदर गलत हो जाएगा। एक दूसरा या एक और इसके अतिरिक्त, तो सी वांट्स एन अनदर बुक नहीं, सी वांट्स अनदर बुक, केवल आएगा कि उसे एक और बुक चाहिए, वो एक किताब और चाहिए। प्लीज गिव मी अनदर चेयर, मुझे एक दूसरी चेयर दे दीजिए। एनी अदर का निगेटिव सेंस होता है, याद रखना। एनी अदर की जगह अनदर का यूज नहीं हो सकता, अनदर की जगह एनी अदर का यूज नहीं हो सकता, या इनका यूज आपस में कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा, अपनी अपनी जगह ही प्रयोग किए जाएंगे। नो अदर, कोई अन्य नहीं। नो अदर बॉय इज सो वाइज एज रमन, याद रखिएगा। और भी जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है, जब तुलना की जाती है किसी से भी तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, याद रखना इस तरीके से। ठीक, एक और एग्जांपल लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए नो अदर कंट्री इज सो बिग एज चाइना। कोई भी दूसरा देश इतना बड़ा नहीं है जितना कि चाइना। तो कोई भी दूसरा नहीं है तो एरर क्या आएगा, एरर यहां आ सकता है नो अदर कंट्री इज नॉट, यहां पर नॉट लगा सकता है। तो जब पहले से ही नो अदर लगा हुआ है तो वहां पर दोबारा एक निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, कोई भी निगेटिव वर्ड दोबारा नहीं आएगा। ये आप याद रखना, अदर, एनी अदर, अनदर और नो अदर। क्लियर? इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा किस तरह से इनका यूज होगा। याद रखना, फिर से बता देता हूं कि अनदर की जगह एनी अदर की जगह अनदर का यूज नहीं होगा, या इनकी जगह इंटरचेंज नहीं हो सकता है। नो अदर ऑलरेडी निगेटिव सेंस रखता है, इसके साथ दोबारा निगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। अदर का मतलब दूसरा, अन्य, कोई भी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा और, एक और अतिरिक्त, मतलब कोई चीज है उसके अतिरिक्त दूसरा। एनी अदर निगेटिव सेंस रखता है, एनी अदर निगेटिव सेंस रखता है, तो इसलिए निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। क्लियर? इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अन्य पॉइंट पर। नोट हो गया? अब दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए आगे डालते हैं नजर कुछ दूसरे एडजेक्टिव वर्ड पर। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ईच और एवरी, इनमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि इनका यूज कैसे किया जाए। देखा जाए तो ईच का अर्थ भी होता है प्रत्येक और एवरी का अर्थ भी होता है प्रत्येक। ध्यान समझिएगा, ईच और एवरी दोनों का अर्थ सेम है। ईच का प्रयोग कब होगा, एवरी का प्रयोग कब होगा, इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ईच प्रत्येक, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप यहीं से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्या एरर है। जैसे यहां पर लिख दिया जाए ईच बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यहां पर मैंने लिख दिया एवरी गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क। दूसरा एग्जांपल यहां पर लिख दिया मैंने
each of the two boys has completed his work, और दूसरा मैंने यहां पर लिख दिया every of the two girls has completed her work। अब ध्यान से समझिएगा, ईच बॉय प्रत्येक लड़के ने हैज कंप्लीटेड हिज वर्क अपना कार्य पूरा कर लिया है, बिल्कुल सही। यहां पर एवरी गर्ल प्रत्येक लड़की ने हैज कंप्लीटेड हर वर्क अपना कार्य पूरा कर लिया है। ईच और एवरी दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों को मतलब प्रत्येक, और बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है ईच ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से प्रत्येक लड़के ने हैज कंप्लीटेड हिज वर्क अपना कार्य पूरा कर लिया है। और यहां पर लिखा है एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की ने हैज कंप्लीटेड वर्क अपना कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, और दूसरा जो सेंटेंस लिखा है ये रॉन्ग है। क्यों? अब यहीं से आपका पॉइंट निकल के आता है कि जो एवरी का यूज किया जाता है, एवरी का यूज किया जाता है, ये आता है फॉर मोर देन टू। इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होता है, जबकि ईच का प्रयोग फॉर टू आर मोर देन टू। ये डिफरेंस है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का यूज दो से अधिक के सेंस में ही होता है। एवरी का यूज सिर्फ दो के लिए नहीं किया जाता, जब दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाएगी तभी एवरी का प्रयोग आएगा। और अगर दो के लिए बात करना है तो दो के सेंस में, ओनली फॉर टू या मोर देन टू, तो वहां पर ईच आएगा। तो दो से अधिक के लिए तो दोनों का यूज होना ही होना है, लेकिन अगर दो की बात आती है तो उस कंडीशन में ईच का प्रयोग करेंगे, ना कि एवरी का। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स गलत है, यहां पर ईच ऑफ द टू गर्ल्स आएगा। या तो फिर हम क्या करें, यहां पर जब टू का सेंस आ रहा है तो टू के सेंस में क्या लिखना पड़ेगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स हैड कंप्लीटेड हर वर्क। क्लियर? यहां पर क्या बताया गया, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, जबकि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही किया जाना है। दो से ज्यादा लोगों की जब बात की जाएगी तो एवरी, और दो या दो से ज्यादा के लिए ईच। तो डिफरेंस इतना है, सिर्फ एक पॉइंट, कि दो व्यक्तियों के लिए एवरी का यूज नहीं होता। एवरी इज नॉट यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। एवरी इज नॉट यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। दो के लिए एवरी का यूज नहीं होता, हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है। क्लियर? यहां पर अगर ये टू ना लगा होता तो बिल्कुल सही था। एक पॉइंट और यहां से याद रखिएगा, मैंने वर्ब जब पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तब भी मैंने वहां पर बताया था, और प्रोनाउन जब पढ़ाया था तब भी मैंने वहां पर बताया था कि कोई भी सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट है, दैट्स मीन ईच या एवरी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। सेंटेंस ईच से स्टार्ट है तो उस कंडीशन में, एवरी से स्टार्ट है उस कंडीशन में वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। ईच बॉय या ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच मैन एंड ईच वुमेन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, कुल मिलाकर ईच और एवरी से स्टार्ट है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। ईच और एवरी के अगला पॉइंट बहुत ध्यान समझिएगा, ईच और एवरी के तुरंत बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आएगा। ईच और एवरी के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, याद रखिएगा। लेकिन ईच ऑफ एवरी ऑफ आता है तो उस कंडीशन में जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल आएगा। ईच और एवरी के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा,
और ईच ऑफ या एवरी ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल आएगा। ये पॉइंट आप याद रखते चलिएगा, नोट करते। मैं क्या बता रहा हूं कि ईच और एवरी के तुरंत बाद ये एडजेक्टिव तरह सिंगुलर नाउन आएगा, जबकि ईच ऑफ एवरी ऑफ इनके बाद जब नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा। क्लियर? एरर यहीं से आती है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। वहां पर जब दो की बात करेंगे तो वहां पर आपका एवरी नहीं आएगा, उस कंडीशन में क्या आएगा? ईच आएगा। याद रखिएगा, समझाने के लिए मैंने ये सर्कल बनाया। एवरी और ईच के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, जबकि ईच ऑफ और एवरी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग दूसरे कुछ एडजेक्टिव को नजर डालते हैं, किस प्रकार से वो पूछा जाता है और क्या एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आइदर और नाइदर की। जैसे ईच और एवरी पढ़ लिया, ऐसे ही अब हमको पढ़ना है आइदर और नाइदर। याद रखना, आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक या दो में से किसी एक में। नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से किसी एक ने नहीं, दोनों में से कोई ने नहीं। ये याद रखिएगा, सेंटेंस कैसा अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर। यहां दो में से कोई एक और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब इसका याद रखिएगा यूज कैसे होता है, एग्जांपल समझिएगा ध्यान से कैसे यूज किया जाएगा। क्या एरर आती है, यहां से रिलेटेड एरर क्या पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्या एरर होती है, समझिएगा। आइदर का मतलब दो में से कोई एक। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आइदर बॉय इज वाइज, आइदर बॉय इज वाइज, आइदर बॉय इज वाइज। दो में से कोई एक लड़का बुद्धिमान है, दो लड़के हैं, सिर्फ दो की बात हो रही। याद रखिएगा, ओनली फॉर टू, केवल और केवल दो के लिए। सिर्फ दो में से कोई एक की बात आ रही है, दो से अधिक में से आइदर का यूज और नाइदर का यूज नहीं किया जाता। आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड ओनली फॉर टू, केवल दो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, दो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। याद रखना, दो से ज्यादा के बीच अगर बात कर दी जाए तो वहां पर आइदर और नाइदर का यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा अभी आपको बताएंगे। आइदर बॉय इज वाइज, कोई है। दूसरा मैंने यहां लिख दिया आइदर पेन इज रेड। दो में से कोई एक लड़का बुद्धिमान है, दो में से कोई एक पेन रेड है। बिल्कुल सही। लेकिन देखिएगा यहां पर आइदर और नाइदर जो भी हम लिखेंगे, इनके तुरंत बाद का जो नाउन आएगा वो हमारा सिंगुलर है। ये भी समझते चलिएगा क्या है आइदर और नाइदर। जैसे यहां पर लिख दिया जाए नाइदर बॉय इज वाइज, दो में से कोई भी लड़का बुद्धिमान नहीं है, नाइदर बॉय इज वाइज। और यहां पर मैंने लिख दिया नाइदर पेन इज रेड, दो में से कोई भी पेन रेड नहीं है। यहां पर भी बॉय, यहां पर भी पेन, सेम, केवल मैंने आइदर और नाइदर को चेंज किया, इतना। ये अफर्मेटिव है, दो में से कोई एक लड़का बुद्धिमान है, दो में से कोई एक पेन रेड है। दोनों में से कोई भी लड़का बुद्धिमान नहीं है, दोनों में से कोई भी पेन रेड नहीं है। अब फिर से सुनिएगा, यहां पर मैंने लिखा आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, और यहां पर मैंने लिख दिया नाइदर ऑफ द बॉयज। अब देखिए मैंने लिखा है दो में से बात करते हैं आइदर और नाइदर, दो के लिए। लेकिन क्या आप यहां ये क्लियर कर पा रहे हैं कि कितने लड़कों की बात हो रही है? क्या क्लियर हो पा रहा है कितने लड़कों? आइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई एक। क्या आपको क्लियर पता है कि कितने लड़कों की बात हो रही है? नहीं पता। तो यहां पर अगर हम लिख दिया जाए
कि आइदर ऑफ द बॉयज इज वाइज, और यहां पर ने लिख दिया नाइदर ऑफ द बॉय इज वाइज। दोनों सेंटेंस, लड़कों में से कोई एक बुद्धिमान है, लड़कों में से कोई भी एक बुद्धिमान नहीं है। बात आ रही थी दो की, यहां पर नहीं मालूम कितने लड़के हैं, यही आपका एरर है। याद रखिएगा सिर्फ दो क्लियरली जब बताओगे तो आइदर और नाइदर के बाद तो नाउन सिंगुलर है, लेकिन आइदर ऑफ नाइदर ऑफ अगर आ गया तो उसके बाद में हमें ये कंफर्म है, लिखना ही पड़ेगा आइदर ऑफ द टू बॉयज इज वाइज। अब ये आपका सही है, या यहां पर ये लिखना पड़ेगा आइदर ऑफ द टू बॉयज इज वाइज। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का बुद्धिमान नहीं है। आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई एक लड़का जो है वो बुद्धिमान है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि मेरे बताने का मतलब क्या है कि सिर्फ आइदर सिर्फ नाइदर यूज करेंगे, इनके तुरंत बाद एक सिंगुलर नाउन लिखा होगा, अर्थ ही निकलेगा दो लड़कों में से एक को, दो में से कोई एक लड़का, दो में से कोई एक पेन, दो में से कोई भी एक नहीं, दो में से कोई भी एक नहीं। लेकिन आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, जब इनके साथ ऑफ जुड़ गया तो याद रखिएगा कंफर्म है कि अब आपको टू यही आएगा, आइदर ऑफ द टू मेन, आइदर ऑफ द टू पेन्स। ये प्लूरल तो आएगा क्योंकि दो की बात हो रही है, लेकिन याद रखना अगर टू नहीं लिखा है तो एरर है। दो से ज्यादा लोगों की जब बात की जाएगी तो आइदर की जगह एनी और नाइदर की जगह नन। याद रखना दो से ज्यादा लोगों की जब बात की जाएगी तो आइदर की जगह एनी और नाइदर की जगह नन। फिर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ आइदर का यूज करेंगे तो आइदर बॉय, आइदर पेन, तुरंत जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। नाइदर बॉय नाइदर पेन, तुरंत जो नाउन आएगा वो हमारा सिंगुलर नाउन आएगा। इनके बाद में तुरंत बाद का नाउन कभी प्लूरल नहीं आएगा। नाइदर बॉयज गलत है, नाइदर पेन्स गलत है, आइदर बॉयज गलत है, आइदर पेन्स गलत है। बिल्कुल याद रखिएगा इनके तुरंत बाद जो नाउन है वो सिंगुलर, लेकिन आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, आपके साथ जब आएगा तो नाउन प्लूरल तो आएगा, लेकिन आइदर और नाइदर सिर्फ दो के लिए आता है, इसलिए आइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत है। अगर आपने टू नंबर मेंशन नहीं किया, आइदर ऑफ द टू नाइदर ऑफ द टू अगर नहीं लिखा तो वो आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा जब दो से ज्यादा में किसी एक की बात की जाएगी तो आइदर की जगह एनी और नाइदर की जगह नन। जैसे अगर हम ये आइदर लिखा है तो ये गलत है, और इसी जगह अगर हम कर दें एनी तो अब ये आपका बिल्कुल सही है। यहां पर हम नाइदर ऑफ द बॉयज लिखा है, नहीं क्लियर कितने लड़के हैं, जब क्लियर नहीं है तो यहां पर क्या आएगा नन। क्लियर, ये समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा था। सिर्फ दो के लिए आइदर और नाइदर, सिर्फ दो के लिए आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, कंफर्म है आगे टू लगा ही होगा। अगर नंबर क्लियर नहीं है, नहीं मालूम कितने में से बात की जा रही है, तो आइदर की जगह एनी, नाइदर की जगह नन। नाइदर ऑफ द टू ये सही है, नन ऑफ द बॉयज ये सही। अब नहीं पता कितने लड़के हैं, नहीं पता कितने लड़के, नन, यहाँ पता है सिर्फ दो ही लड़के। नहीं पता कितने लड़के हैं, एनी, यहाँ क्लियरली पता है सिर्फ दो ही लड़के हैं। तो एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल आएगा। लेकिन एक पॉइंट फिर से समझिएगा, हर जगह आपकी वर्ब सिंगुलर ही है। तो एक ये सारे पॉइंट्स मैंने वर्ब में बताए थे, काफी समझाने में से आपका ये इस तरह से खिचड़ी पक रहा है, लेकिन आप समझिएगा मैं बताने का मतलब क्या है कि आइदर, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर, आइदर नाइदर, तुरंत बाद जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ,
इनके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर रहेगी, क्योंकि किसी एक की बात करते हैं। आइदर में दो में से कोई एक, एनी का मतलब है दो से ज्यादा में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई भी एक नहीं, और नन का मतलब बहुत में से कोई भी एक नहीं। तो आइदर और नाइदर सिर्फ दो के लिए, एनी और नन दो से ज्यादा लोगों के लिए। याद रखिएगा, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में कभी नहीं होता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स में कभी नहीं किया जाएगा। याद रखना, कभी भी इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। याद रखना, सिर्फ दो के लिए, सिर्फ दो के लिए आइदर और नाइदर, और दो से ज्यादा के लिए एनी और नन। एनी का प्रयोग फॉर मोर देन टू, और ऐसे नन का प्रयोग फॉर मोर देन टू। याद रखिएगा, एनी आपका दो से ज्यादा के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए, आइदर और नाइदर सिर्फ दो के लिए। क्लियर? समझिएगा, ध्यान से नोट कर दिएगा, अपने शब्दों में आप अच्छे से याद नोट कर सकते हैं। आइदर एंड नाइदर इज और यूज्ड, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स, जबकि उसी जगह पर अगर हम दो से ज्यादा लोगों की बात करें तो एनी एंड नन आर यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स। याद रखिएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी इनके साथ, आइदर, नाइदर, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, एनी, नन ऑफ, नन, किसी से भी स्टार्ट हो, वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। चलिए अब कुछ दो शब्दों पर और नजर डाल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो वर्ड है, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे भी एरर्स कभी कभी पूछी जाती है, और ना पूछी जाए तो ये हमें आना भी जरूरी है, क्योंकि इनमें एरर कैसे पॉसिबल है, क्या एरर होने के चांसेस होते हैं, ये जानना जरूरी है। आल का मतलब होता है सब, सब या पूरा, जितना भी है सब का सब या पूरा का पूरा, जबकि होल का मतलब होता है संपूर्ण। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, कितना आप समझिएगा, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका कि आल का मतलब सब, सब कुछ, पूरा का पूरा, जैसे जितने भी है सब। एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया जाए, ऑल द बॉयज आर रेडी टू गो, जितने भी लड़के हैं सब लड़के चलने के लिए तैयार है। ऑल द बॉयज आर रेडी टू गो, ऑल द बॉयज आर रेडी टू गो। आल के बाद जब भी आपका नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल द भी लगेगा और प्लूरल नाउन आएगा। याद रखिएगा, आल के साथ में आपको क्या लगाना है, प्लूरल नाउन, जबकि होल के साथ में आपका सिंगुलर नाउन आता है। इतना डिफरेंस। आल के साथ प्लूरल नाउन आता है, जबकि होल के साथ सिंगुलर नाउन आता है। और इसी से एक एरर और बता दें, अगर कभी होल ऑफ आ गया तो एक चीज याद रखिएगा, होल ऑफ आ गया तो इस कंडीशन में इसके साथ में प्रॉपर नाउन आता है। होल ऑफ के साथ में प्रॉपर नाउन आता है, जबकि सिर्फ होल के साथ में आपका कॉमन नाउन आता है। समझिएगा, आल का मतलब सब, पूरा का पूरा, हमेशा इसके साथ में प्लूरल नाउन आएगा और उसके पहले दा भी लगा रहेगा, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे। होल का मतलब समूचा, संपूर्ण, इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा। और होल ऑफ की जब बात करेंगे तो इसके साथ प्रॉपर नाउन आएगा। याद रखिएगा, होल, अगर होल की बात करेंगे तो उसके साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, और होल ऑफ के साथ नाउन तो आएगा लेकिन प्रॉपर नाउन आएगा। यहाँ पर कॉमन नाउन होगा, यहाँ पर प्रॉपर नाउन आएगा। जबकि आल के साथ कॉमन नाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, द होल टाउन, द होल टाउन, पूरा का पूरा शहर, वाज
डेकोरेटेड विथ लाइट्स। अब यहां पर होल टाउन, पूरा का पूरा शहर सजाया था, सजा दिया गया था विद लाइट्स। अब आप समझ रहे हैं लाइट्स क्यों लिखा? वैसे लाइट तो अनकाउंटेबल होता है, बिल्कुल सही है, लाइट का मतलब प्रकाश, लेकिन यहाँ प्रकाश से मतलब जो वो लगा दिए थे बल्ब और झालर टाइप जो लगाते ना, उन सब चीजों से सजा दिया गया, इसलिए लाइट्स लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है द होल टाउन। टाउन एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर वर्ब आई है, टाउन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई है, याद रखिएगा। ऑल द बॉयज, ऑल के बाद याद देखो 2-3 पॉइंट निकल गया है। ऑल का मतलब सब, पूरा का पूरा, प्लूरल नाउन आएगा, ऑल के बाद आर्टिकल द लगेगा, लेकिन होल के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और होल के पहले द लगेगा, याद रखिएगा। ऑल के बाद द लगता है जबकि होल के पहले आर्टिकल द लगता है। ऑल के साथ प्लूरल नाउन आएगा जबकि होल के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन होल ऑफ की अगर बात कर दी जाए तो उसके साथ में प्रॉपर नाउन आएगा, द होल ऑफ पटना। द होल ऑफ पटना मतलब अब केवल पटना की बात की जा रही है, पर्टिकुलरली एक शहर की बात की जा रही है, प्रॉपर नाउन की बात की, द होल ऑफ पटना, पूरे पटना की बात की जा रही है, ठीक। और यहां पर क्या लिखा है? द होल टाउन, पूरा का पूरा शहर। ऑल द बॉय, सारे लड़के, यहां पर लिख दिया जाए ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे विद्यार्थी। तो प्लूरल नाउन आएगा, याद रखना, ऑल के साथ, ऑल के बाद द, फिर प्लूरल नाउन, होल के साथ सिंगुलर नाउन, लेकिन होल के पहले द लगेगा, जबकि होल ऑफ का सेंस आएगा तो होल ऑफ, तो होल ऑफ के सेंस में प्रॉपर नाउन आएगा। क्लियर? ये पॉइंट भी आपको जानना जरूरी है। अगर कभी इससे एरर आ जाए तो याद रखना, होल के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा, होल ऑफ की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन आएगा, याद रखिएगा। ये आज के पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इसको अच्छे से समझिएगा, एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। और वैसे भी मैंने इतने एक्सप्लेन से इतने कि पॉइंट को कई बार रिपीट करा देता हूँ, शायद आपको एक बार में ही क्लियर हो जाता होगा, दिमाग में बैठ जाता होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और इसको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करते चलें, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि आपकी तरह अन्य दोस्त भी, आपके फ्रेंड भी जुड़ सके और उनको भी आपकी तरह ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स की जानकारी हो सके। तो चलिए, आप लगातार पढ़ते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करेंगे, वहां पर ऑल लिख के आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। चलिए, मिलते हैं फिर आपको कुछ नए पॉइंट्स लेकर के अगले वीडियो में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।